जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और दावेदार प्रश्न होने वाले हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी एनटीपीसी का एग्जाम है तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आज के सभी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, पोपा आपका कैटरपिलर ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका पोपा कैट आपका पेटल जो आपकी ज्वालामुखी है, इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है। तो इसका बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मेरे प्यारे साथियों आपकी मैक्सिको में स्थित है। मैक्सिको ए विकल्प भी आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी के बारे में। कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे पहला है आपका पोपा कैट आपका पेटल, जो आपकी पोपो आपका जो कैट पेटल ज्वालामुखी है, ये मेरे प्यारे साथियों आपका मैक्सिको में है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है आपका इंडोनेशिया में है। अगला है आपका किलाउ जो ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में है, आपको पता होना चाहिए। उबिनास ज्वालामुखी की बात करें, ये आपकी पेरू में स्थित है। अगला है माउंट मेयोन जो ज्वालामुखी है मेरे प्यारे साथियों फिलीपींस में है, आपको ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ज्वालामुखी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है इबू ज्वालामुखी की बात करें तो इबू ज्वालामुखी आपकी इंडोनेशिया में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका बिलारिका ज्वालामुखी की बात करते हैं तो बिलारिका ज्वालामुखी आपकी चिली में है, आपको ध्यान रखना है। माउंट एटना जो मेरे प्यारे साथियों ज्वालामुखी है, ये आपकी इटली में है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं जहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेंट रेखा का निर्धारण किस गवर्नर जनरल के दौरान हुआ था। तो पहला ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। लेट डाउन इसमें आपका ए विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बन जाता है। बात कर लेते हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित कुछ आपके विशिष्ट कार्य। जैसे हेंगस्टिंग जो थे, इन्होंने आपका रेवेन्यू और फौजदारी प्रथा का जो आपकी शुरुआत की गई थी, वह आपकी हेंगस्टिंग के समय में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। स्थायी भूमि बंदोबस्त, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत किसके आपके कौन से जनरल या वायसराय के शासनकाल में हुई। तो लॉर्ड आपका कौन थे, कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि की जो शुरुआत हुई थी वे आपके बेलेजली के शासनकाल में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। सती प्रथा का अंत, तो सती प्रथा का अंत जिस टाइम पर हुआ था, बताइए सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो आपका 1929 में सती प्रथा का अंत हुआ था। और आपके वायसराय कौन थे, तो विलियम बेल्टिंग जो थे आपके वायसराय थे। सती प्रथा का अंत आपका 1819 में आपका किया गया था। प्रथम फैक्ट्री एक्ट की बात करें, प्रथम फैक्ट्री एक्ट लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था, तो बात करें पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था जो थी, ये आपकी मिंटो के शासनकाल में आई थी, आपको ध्यान रखना होगा। गांधी इरविन समझौते की बात करें तो गांधी इरविन समझौता आपके जो वायसराय थे आपके इरविन थे, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका शिव रामन समिति का संबंध किससे है। तो बात करें शिव रामन समिति का संबंध, तो ये मेरे प्यारे साथियों आपकी नाबार्ड की स्थापना से है। नाबार्ड की स्थापना इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अन्य समिति और आयोगों के बारे में। जैसे पहली है आपकी गोईपोरिया समिति, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। गोईपोरिया समिति जो आपकी इसका जो संबंध है आपका बैंकिंग सेवा आपका सुधार से इसका संबंधित है। अगला है आपका सुंदर राजन समिति की बात करें तो खनिज तेल में सुधार के लिए आपकी इस समिति का गठन किया गया था। मीरा सेठ समिति की बात करें तो मीरा सेठ समिति का जो संबंध है वह आपका हथकरघा का विकास से है, आपको ध्यान रखना है। महालोनोबिस समिति की बात करें तो आपका राष्ट्रीय आय से, महालोनोबिस समिति का जो संबंध है वह आपका राष्ट्रीय आय से है, आपको ध्यान रखना होगा।
स्वामीनाथन समिति की बात करें तो स्वामीनाथन जो समिति थी इसका संबंध मेरे प्यारे साथियों जनसंख्या नीति से आपका हो जाता है। महाजन समिति की बात कर लेते हैं तो महाजन समिति का जो संबंध है आपका चीनी उद्योग से है, आपको पता होना चाहिए। सत्यम समिति की बात करें तो सत्यम समिति का संबंध आपका कपड़ा नीति से हो जाता है। सुरेश तेंदुलकर कौम की बात करें तो पंचायत राज से संबंधित है और आपकी शिवरामन समिति का संबंध आपका नाबार्ड की स्थापना से हो जाता है। आपके लिए सभी क्वेश्चन गोल्डन चल रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों अपने दोस्तों के पास वीडियो को और अपने स्टडी ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी कोई प्रकार का पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वंशानुगत विषयों से संबंधित का अध्ययन है, यानी वंशानुगत विषयों से संबंधित अध्ययन आपका कहलाता है, तो जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स इसमें आपका ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा के बारे में, जैसे हड्डियों का अध्ययन। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहला जाता है, आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, आपको ध्यान रखना होगा। मिट्टी के अध्ययन की बात करें तो मिट्टी का अध्ययन आपका पेंडोलॉजी कहलाता है, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यूरेनी सिस्टम के अध्ययन की बात करें तो यूरोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, आपका वायरोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी की संरचना के अध्ययन की बात करें तो पृथ्वी की संरचना का अध्ययन आपका जियोलॉजी कहलाता है। गुर्दे से संबंधित अध्ययन आपका नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ये आपके लिए मोस्ट हो जाएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, गुर्दे से संबंधित अध्ययन कहलाता है तो आपका नेफ्रोलॉजी कहलाता है। पक्षियों के अध्ययन की बात करें, पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन आपका पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। कीटों के अध्ययन की बात करें तो आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो ये कुछ आपके विज्ञान की शाखाएं हैं, महत्वपूर्ण हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1556 में हुआ था, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपका इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर के खिलाफ हुआ था और इसमें परिणाम जो था वह बाबर की इसमें जीत हुई थी। बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका हेमू के खिलाफ अकबर ने किया था। परिणाम जो थे इसमें मुगल आपके विजयी थे और वर्ष आपका 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। बात करते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध के या तीसरे युद्ध की, तो ये जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों मराठा साम्राज्य और दुर्गानी साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और दुर्गानी साम्राज्य के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। वर्ष की बात करें तो 14 जनवरी आपका 1761 को 14 जनवरी 1761 को आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नतीजा जो था इसमें अफगानिस्तान की जीत हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ था राणा सांगा के विरुद्ध बाबर के खिलाफ हुआ था। स्थान खानवा राजस्थान और आपका 16 मार्च आपका 1527 को हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन है, आपको अपने एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिब्राल्टर दल आपका जल डमरू माध्य निम्नलिखित में से किस महासागर को भू मध्य सागर से जोड़ता है और यूरोपीय महाद्वीप को पर स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो जोड़ता है आपका मेरे प्यारे साथियों भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जल डमरू माध्यमों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे आने वाली शिफ्ट में यानी आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा और आपका पिछले रेलवे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिला है, यानी अदर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है। तो बात करते हैं प्रमुख आपके जल डमरू माध्यम और उनके महत्व के बारे में। जैसे पहला है आपका मलक्का जल डमरू माध्यम। तो बात करें मलक्का जल डमरू माध्यम जो है आपका हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को अलग करता है या जोड़ता है, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों जो जल डमरू माध्यम होते हैं वे आपके जो हैं जोड़ने का काम करते हैं और जो जल संधि होती हैं वे आपकी अलग करने का काम करती हैं। तो मलक्का जल डमरू आपका हिंद महासागर
को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर जल डमरू माध्य की बात करें तो ये आपका अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यहीं पर बात करें बाब अल मंदाब जल डमरू माध्य की तो ये लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अगला है आपका बोस्फोरस, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बोस्फोरस जल डमरू माध्य आपका यूरोप को एशिया से अलग करता है। बात करते हैं पाक जल डमरू माध्य की तो भारत और श्रीलंका के बीच में है आपका होमुर्ज। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। तो ये जो है आपका पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। डॉन जल डमरू माध्य की बात करें तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के मध्य विस्तृत है। डेविस आपका जल डमरू माध्य ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है। सुंडा जल डमरू माध्य की बात करें तो जावा और हिंद महासागर के मध्य स्थित है। आपका यूकेटन जल डमरू माध्य आपका कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी के बीच में आपका खाड़ी के बीच में स्थित है। तो ये भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहाँ से सीधा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद कौन से में है, क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो प्रावधान है अनुच्छेद आपका 163 यानी आर्टिकल 163 में है। अनुच्छेद 163 आर्टिकल 163, इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं राज्यपाल से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी आपके अनुच्छेद के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है अनुच्छेद 160। अगर हम बात करें अनुच्छेद 160 की तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति की आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन आपका जो है आपका अनुच्छेद 160 में दिया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान करने की स्वतंत्रता, दंड देश का निलंबन और आपका लघुकरण करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। यानी राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा को कम करा सकता है, उसके दंड को कम करा सकता है। ये क्षमता आपकी जो दी गई है अनुच्छेद 161 में दी गई है। अनुच्छेद 163 की बात करें तो राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए आपका मुख्यमंत्री होगा, ये आपकी अनुच्छेद 163 में कहा गया है। अब यहीं पर बात करें अनुच्छेद 164 की तो अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे, ये कहा गया है। 165 में राज्य के लिए एक आपका महाधिवक्ता होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा, ये आपका अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 165 आपका करेक्ट जवाब होगा। 166 में राज्य सरकार का कार्य संचालन राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। 67 की बात करें तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सभी मामलों को अवगत कराए। अगला है 168 में प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा जो विधानसभा और विधान परिषद में आपका बटा होगा। अनुच्छेद आपका 169 की बात करें तो विधान परिषद की स्थापना या समयावधि राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव। और 170 में प्रत्येक राज्य की विधानसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन आपका किया जाएगा। तो ये भी कुछ आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रावधान निम्नलिखित में से आपका किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें जो था आपको पता होना चाहिए, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक आपका सी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब होगा, यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। तो जब यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का जिक्र आया है तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत की एक केंद्रीय बैंक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि आरबीआई कैसी बैंक है। तो आरबीआई एक आपकी केंद्रीय बैंक है। स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। अधिनियम की बात करें तो अधिनियम जो था 1934 के तहत था। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुख्यालय की बात करते हैं तो आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है, जो पहले आपका कोलकाता में था।
आपका चिंतामन आपका द्वारकानाथ देशमुख बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो आपका ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। श्री शक्ति आपका कांत दास आरबीआई के आपके वर्तमान में गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और ये जो है आपके 25वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। बात करते हैं आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है वह क्या होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मई तक 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी कुछ आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत है आपका दूध है। दूध आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल व उनके स्रोतों के बारे में। जैसे बात कर लेते हैं एसिटिक अम्ल की, तो एसिटिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वह आपका सिरका है, यानी सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला है आपका सिट्रिक अम्ल, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो सिट्रिक अम्ल आपका संतरे में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल की बात करें, टार्टरिक अम्ल मेरे प्यारे साथियों आपका इमली में पाया जाता है। ओक्जेलिक अम्ल जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपका टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल आपका दूध और दही में देखने को मिलता है। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। तो ये भी कुछ आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए दावेदार। चुनिंदा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान इससे कम होगा, यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान किससे कम होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है 5.6 होना चाहिए। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पीएच मानों के बारे में। जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो सिरके का पीएच मान 2.2 से 3.4 होता है। दूध का पीएच मान जो होता है 6.6 से आपका 6.6 होता है। बात करते हैं लार भोजन से पहले जो होता है उसका पीएच मान 6.2 से आपका 7.4 होता है। और लार का भोजन के बाद का जो पीएच मान होता है 5.5 से 6 आपका होता है। मानव मूत्र की बात करें तो 5.5 से 7.5 होता है। मानव रक्त की बात करें तो 7.3 से 7.5 होता है। नींबू के पीएच मान की बात करें तो 2.2 से 2.4 होता है। और ब्लैक कॉफ़ी का जो पीएच मान होता है आपका 4.5 से 5.5 आपका होता है। तो ये भी कुछ आपके पीएच मान हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी या सा ट्रॉफी क्रिकेट आपका कप क्रिकेट से संबंधित है। तो इसमें जो है आपका दिलीप ट्रॉफी है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो ये भी कुछ आपकी महत्वपूर्ण आपकी ट्रॉफी दी गई है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके इम्पोर्टेंट है। जैसे क्रिकेट से जो संबंधित हो जाएगी आपकी दिलीप ट्रॉफी जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और आपकी रणजी ट्रॉफी भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। देवधर ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से संबंधित है, ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आपका आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फुटबॉल की बात करें तो ड्यूरंट कप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपका संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। बैडमिंटन की बात करें तो थॉमस कप और आपका उबेर कप दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हॉकी की बात करें तो हॉकी में जो पूछा जाता है आपका आगा खान कप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगा खान कप हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद्र ट्रॉफी आपकी हॉकी से ही संबंधित है। बैटन कप भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रंगा स्वामी ट्रॉफी आपकी हॉकी से ही संबंधित है। तो ये कुछ आपकी प्रमुख ट्रॉफी और खेल दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया
आपकी किस देश से ली गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। आपका पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम, चौथा विकल्प है आपका जापान। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।